हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। हम लोग इस समय रक्षा से संबंधित मसलों की चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में अपने फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पूरी की, जबकि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने रूस की यात्रा की थी। जब पहली बार वो रूस गए थे, दूसरी बार मतलब पहले कार्यकाल में, तो उसको छोड़ दीजिए। मैं इस कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। तीसरे कार्यकाल में पहली बार वो रूस गए थे। तो आप सभी लोगों को पता है कि रूस के साथ जब तीसरी बार गए थे तो व्लादिमीर पुतिन से जब उनकी मुलाकात हुई, तो यानी जो वहाँ रूस के राष्ट्रपति हैं रूसी फेडरेशन के, वो आज भी अपने आप को फेडरेशन यानी संघ ही बोलता है, चूंकि आज भी उसके कुछ रिपब्लिक उसके साथ हैं। हालांकि अब रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट नहीं रह गया। रिपब्लिक तो सेमी गवर्नमेंट हुआ करते थे और वो आज़ाद हो गए। उसके पहले 12 रिपब्लिक अलग हुए, फिर 3 रिपब्लिक जो बाल्टी गणराज्य के हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, वो अलग हुए। सबसे पहले तो वही अलग हुए थे, उसके बाद 12 और हो गए। 12 का जो मिला करके एक CIS बना है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, एक संगठन बना है। इन 12 लोगों ने मिलकर के एक संगठन बना लिया है। इस प्रकार से सोवियत रूस से 15 गणराज्य अलग हो गए धीरे धीरे। सोवियत रूस का 1992 मध्य तक विघटन हो गया था। मोटे तौर पर अब सोवियत रूस रह नहीं गया था। जो ट्रंकेटेड रशिया था, यानी सोवियत रूस से अलग हुआ, उसने सोवियत संघ का रिप्रेजेंटेशन किया और बोरिस येल्सिन उसके नए राष्ट्रपति बने। और उस समय व्लादिमीर पुतिन वो प्रधानमंत्री थे। लेकिन वर्ष 2000 में जब बोरिस येल्सिन की अधिक शराब पीने से लिवर कैंसर से, सिरोसिस से डेथ हो गई, तो उसके बाद व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। 2 कार्यकाल रहने के बाद तीसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने दमित्री मेदवेदेव, जो कि उन्हीं की पार्टी के हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया और अपने खुद प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अभी संविधान में संशोधन करके व्लादिमीर पुतिन ने खुद वहाँ राष्ट्रपति बनना कबूल कर लिया। राष्ट्रपति वहाँ सर्वे सर्वा होता है। वो राष्ट्राध्यक्ष भी होता है, वो शासनाध्यक्ष भी होता है। अमेरिका की तर्ज पर वहाँ भी राष्ट्रपति होता है, चीन की तर्ज पर वहाँ भी राष्ट्रपति होता है। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो पॉलिट ब्यूरो हुआ करती थी, जो कि आज भी चीन में है, क्यूबा में है, लेकिन रूस में है, वो अब हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, वो कैबिनेट होती है। कैबिनेट का ही जो अध्यक्ष होता है उसे वहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं। वहाँ डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी होता है प्रधानमंत्री की मदद करने के लिए, वो भी कैबिनेट का ही सदस्य होता है, वही पावरफुल इंसान होता है। लेकिन राष्ट्रपति अपने वफादारों में से ही उनका चयन करता है। तो जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोवियत रूस नहीं, रूस की अपनी यात्रा पर गए, पहला देश है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये रूस ही गए। एक्चुअली रूस से परंपरागत मैत्री ये निभा रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि अमेरिका में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो नहीं, वो और कमला हैरिस वास्तव में मोदी से खुश नहीं थे, क्योंकि वो मोदी यानी भारत के अगल बगल जो भी देश हैं वो उन सब में सत्ता परिवर्तन तो करा दिए, भारत में ही सत्ता परिवर्तन नहीं करा पाए। मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन के आ गए। यह दूसरी बात है कि इस बार सीटें उनकी कम हो गई। उन्होंने पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी तो कर ही लिया। खैर, देखना यह है कि 75 साल का जो कट ऑफ पीरियड बनाया था, उस समय ये रिटायर होते हैं और किसको अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। ये आगे क्या होता है तो आगे की बात आगे हम लोग करेंगे। लेकिन अभी बहरहाल उन्होंने जब रूस गए थे तीसरी बार, पहले मतलब तीसरे प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार नहीं गए, पहली बार गए थे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, मैं बार बार कह रहा हूँ, बोलने में हो सकता है कुछ कमी रह जाए, तो तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने देश के, तो रूस पहला देश था जिसके साथ उन्होंने अपना मैत्री संबंध आगे बढ़ाया। दूसरे शब्दों में, रूस तो हमारा परंपरागत से 1966 के बाद से रूस रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा साझेदार रहा है। अब अमेरिका धीरे धीरे उसको रिप्लेस करने के 2011 के बाद से कोशिश कर रहा है। जब बराक ओबामा 2010 में भारत आए थे पहली बार, उसके बाद 2011 से अमेरिका धीरे धीरे रूसी बाजार, जो भारत के रक्षा बाजार का प्रमुख हिस्सा था, उसको
खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अभी नरेंद्र मोदी 2-3 दिवसीय दौरे पर फ्रांस गए थे, वहाँ एआई समिट को को-चेयर किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके बाद वो 2 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका गए थे। इसी आपाधापी में दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव ही नहीं हो पाया। खैर, आजकल में हो ही जाएगा, किसी न किसी नाम को अनाउंस कर ही देंगे। तो मोटे तौर पर ये कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है रूस के साथ परंपरागत रूप से मैत्री संबंध निभा करके ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई ऐसा है, रूस तो उनका मित्र था, है और रहेगा ही। भविष्य में कोई और भी नए स्कोप बनते हैं तो देखा जाएगा। और अब जबकि अमेरिका में सरकार परिवर्तन हो गया, डोनाल्ड ट्रंप साहब रिपब्लिकन पार्टी के दूसरी बार राष्ट्रपति बन करके आए हैं, तो उन्होंने इसीलिए वहाँ जब नरेंद्र मोदी गए, व्हाइट हाउस ईस्ट में जब मिले, ईस्ट डिवीजन में मिले, तो उन्होंने कहा मागा से मिगा तक, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से मेक इंडिया ग्रेट अगेन तक। मिगा का मतलब वो नहीं कि वर्ल्ड बैंक सिस्टम आप समझ लीजिएगा, वो एक्चुअली मिगा का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन से है, और मागा का मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से है। वो डोनाल्ड ट्रंप का नारा है पहला वाला, दूसरा वाला नरेंद्र मोदी का नारा है। तो नरेंद्र मोदी के सामने प्रतिरक्षा को, राष्ट्रवाद ऐसे हवा में तो, शून्य में तो पनपेगा नहीं भाई। इसके लिए रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाना जरूरी है। और वैसे भारत के दो दुश्मन हैं अघोषित रूप से, एक पाकिस्तान है, एक चाइना है। दोनों के साथ भविष्य अतीत में युद्ध भी हो चुका है, दोनों घोषित रूप से भी शत्रु हो चुके हैं। वास्तव में ये दोनों विदेशी भारत की प्रगति को फूटी आंख भी देखना नहीं पसंद करते। और अमेरिका में जो तथाकथित लेफ्ट लिबरल है, वामपंथी मीडिया है, वो भी भारत की प्रगति को अच्छी तरह से नहीं देखता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता रहे। वो इसीलिए क्वाड को मजबूत करना चाहते हैं। इन सब का उद्देश्य यही है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीन को काउंटर किया जाए। चीन भी एक चालाक है। जब नवंबर में वहाँ नए राष्ट्रपति आ गए थे, जब चुनाव हो गया, तो उसने हवा का रुख भांपते हुए भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में एक समझौता किया, और वो मान गया अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए। पैंगोंग त्सो झील के आसपास उसने अपनी सेना को बुला लिया, जो कि पहले प्री 2020 यानी गलवान घाटी में जो घटना घटी थी उसके पहले की जो स्थिति थी। तो जाहिर है कि चीन और पाकिस्तान दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। संभव है पाकिस्तान के पर अगर भारत हमला करे तो चीन भी पाकिस्तान के साथ आ जाए। खास करके 5 अगस्त 2019 के बाद चीन के स्टैंड में बदलाव हो गया है, जब से भारत ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया है और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की तमाम धाराओं को खत्म कर दिया है और 35A को भी खत्म कर दिया है। तो तब से चीन जो है भारत से खार खाए हुए है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आते ही चीन के सुर बदल गए और वो भारत से मैत्री की बात करने लगा। अभी चीन में जो यहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो भी गए थे और उन्होंने वही किया जो कि भारत सरकार की पॉलिसी है, चीन के साथ दोस्ताना रवैया को आगे बढ़ाने के दिशा में काम किया। बहरहाल हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो वास्तव में इसी से संबंधित है कि भाई ऐसा है, राष्ट्रवाद की बीजें हवा में तो प्रस्फुटित होती नहीं है, अंकुरित होती नहीं है। उसके लिए धरातल पर काम करना होता है और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है रक्षा विभाग को मजबूत बनाना। तो जब फ्रांस की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो वहाँ उनसे बातचीत और अनौपचारिक बातचीत भी, औपचारिक बातचीत दोनों हुई। हालांकि उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया, यानी राफेल का एम वर्जन, मैरीन वर्जन यानी समुद्री वर्जन लेने पर, ताकि भारत में नौसेना को मजबूत किया जाए। लेकिन आप सभी लोग पता है कि राफेल एम जो है वो वास्तव में 4.5 पीढ़ी का ही विमान है, लड़ाकू विमान है, और भारत को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान चाहिए। क्योंकि भारत का DRDO भले डिजाइन कर रहा है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, लेकिन वो काफी समय बाद भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। इसलिए भारत चाहता है इस संबंध में विभिन्न देशों से समझौता करना। तो
जहाँ तक नौसैनिक बेड़े में शामिल करने की सवाल है लड़ाकू विमानों को, तो उसकी फ्लीट को, तो उसके लिए भारत ने अनौपचारिक रूप से और औपचारिक रूप दोनों उस तरीके से राफेल एम पर बातचीत किया। उधर अमेरिका ने F-35 जो कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, उसका ऑफर दिया है। और जब नरेंद्र मोदी पहली बार रूस की यात्रा पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद गए थे, तो उस समय Su-57 पर चर्चा हुई। वो भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। बस ये है कि Su-57 ज़्यादा सुसज्जित है भारत की दृष्टि से, क्योंकि भारत एक तो रूसी हथियारों का प्रयोग करता आ रहा है 1966 के बाद से ही, और दूसरा ये है कि वह प्रतिरक्षा के लिए भारत की नीति जो है शांति की है, बुद्ध की है, युद्ध की नहीं है। दूसरे शब्दों में प्रतिरक्षा के लिए Su-57 ज़्यादा कारगर है बजाय F-35 के, चूंकि F-35 जो है वो एक लड़ाकू विमान है। हो सकता है भारत राफेल एम का डील फाइनल करे नौसेना के लिए। दूसरे शब्दों में 4.5 पीढ़ी का वो भी तो है ही, लगभग 2000 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज है, उसकी मारक क्षमता है, और 2000 से बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा ही है, और 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की तो उसकी स्पीड ही है लगभग। इस प्रकार से देखना है कि भारत क्या करता है। जैसा जैसा होगा डेवलपमेंट वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।